सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग योर रेसिडेंशियल स्टेटस। और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग पहले। अब तो यहाँ पर हमने बात करी थी किसको लेके जी, इंडिविजुअल को लेके। और हमने कहा था कि इंडिविजुअल जो है आपका वो क्या क्या हो सकता है, या फिर तो वो आपका रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, या फिर वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो सकता है, या फिर वो नॉन रेसिडेंट हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना था? फॉर इंडिविजुअल we have to check certain conditions, and that conditions were your basic condition, additional condition number 1, additional condition number 2. Okay, so if you are what, अगर आप लोग बेसिक कंडीशंस को पूरी करते हैं, अगर आप बेसिक कंडीशन को पूरे करते हैं तो आप लोगों को फिर क्या बोला जाएगा? आप लोगों को रेसिडेंट बोला जाएगा। पर अगर आप बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करते तो आप लोगों को क्या बोला जाएगा? नॉन रेसिडेंट बोला जाएगा। अगर आप लोग रेसिडेंट हैं तो आपके मन में ये इच्छा होगी जानने की कि भाई हम ऑर्डिनरीली वाले हैं या नॉट ऑर्डिनरीली वाले हैं। अगर आपको रेसिडेंट एज ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना है तो आपको एडिशनल कंडीशन 1 भी पूरी करनी होगी और एडिशनल कंडीशन 2 भी पूरी करनी होगी, ठीक है। पर अगर आप कहते हो जी रेसिडेंट तो हो पर आपको नॉट ऑर्डिनरीली वाला बोला जाएगा। क्यों नॉट ऑर्डिनरी वाला आपको बोला जा रहा है? आपको नॉट ऑर्डिनरी वाला इसलिए बोला जाएगा क्योंकि हो सकता है कि आप एडिशनल 1 और 2 दोनों ही पूरी नहीं करो, या फिर उसमें से एक करो एक मत करो, ठीक है। तो अगर ये केस है एडिशनल कंडीशन का, आपने बेसिक पूरी कर दी है, ठीक है, पर आपको नॉट ऑर्डिनरीली बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एडिशनल 1 और 2 में से या फिर तो दोनों ही पूरी नहीं करते या फिर दोनों में से कोई एक पूरी करते हैं। पर अगर आप रेसिडेंट, अगर आप बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं करते तो आप लोगों को क्या बोला जाएगा? नॉन रेसिडेंट। एंड देयर इज नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन चेक करने की फिर कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारे सामने, ठीक है। बेसिक कंडीशन क्या थी? हमें चेक करना था कि जो हमारा इंडिविजुअल है वो कौन सी कैटेगरी का है, ए कैटेगरी का है या बी कैटेगरी का है। अगर हमारा इंडिविजुअल बी कैटेगरी का है तो बी कैटेगरी में हमने 3 लोगों को रखा है, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर अ पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के पर्पज के लिए आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं। या फिर दूसरी कैटेगरी का बंदा है इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया फॉर अ पर्पज ऑफ विजिट, ठीक है। जैसे कि हम बात करें, अगर हम बात करें माधुरी दीक्षित की, तो हो सकता है माधुरी दीक्षित जो है वो क्या है, हमारी इंडियन ओरिजिन तो है ही वो, क्योंकि उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह होंगे वो कहीं ना कहीं कहाँ पे पैदा हुए होंगे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होंगे, ठीक है। तो माधुरी दीक्षित जो है वो इंडियन ओरिजिन तो है। इफ शी इज कमिंग टू इंडिया फॉर अ पर्पज ऑफ विजिट, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगी? वो बी कैटेगरी में आएंगी, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम देखें आपके थर्ड कैटेगरी, तो वो कौन था? इंडियन ओरिजिन वर्किंग एज अ क्रू मेंबर इन इंडियन शिप। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग आपके बी कैटेगरी में थे और सारे रिमेनिंग अदर जो लोग हैं वो कौन से थे? आपकी ए कैटेगरी में थे। सर कैटेगरी में क्यों बांटा गया है? कैटेगरी में इसलिए बांटा गया है क्योंकि अगर आप कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो बेसिक कंडीशन ए कैटेगरी वालों के लिए पूरी करने के लिए 2 ऑप्शन दे रखे हैं और वही बेसिक कंडीशन बी कैटेगरी वालों के लिए सिर्फ एक ऑप्शन है। बी कैटेगरी वालों के लिए ऑप्शन है वो क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर में, जो आपका प्रीवियस ईयर है जिस साल के लिए आप लोग इनकम निकालने जा रहे हैं, उस रिलेवेंट ईयर में प्रीवियस ईयर में आपका 182 डेज इंडिया में रहना कंपलसरी है। 182 डेज और मोर, एनी टाइम किसी भी समय रहे, मतलब कि अप्रैल में रह लिए, दिसंबर में रह लिए, मार्च में रह लिए, जैसा भी आपका मन करे। पर प्रीवियस ईयर 1920 में 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक आपका इंडिया में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रहना कंपलसरी है, ठीक है जी। फिर हम अगर अब बात करें किसकी, आपके अगर हम बात करें बेसिक कंडीशंस फॉर ए कैटेगरी वालों के लिए, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन तो वही जो बी कैटेगरी वालों को दे रखा है और यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन एक और दिया है और वो क्या है? वो ऑप्शन है आपका 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहना कंपलसरी है और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 सालों में मिला के 365 दिन, ठीक है। तो वो आपका रहना कंपलसरी। तो अगर आप ये पूरी करते हैं तो हम मान लेंगे कि आपने बेसिक कंडीशन जो है वो पूरी कर दी। फिर हम चेक करने जाएंगे आपकी एडिशनल कंडीशन 1। एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या बोलती है? रिलेवेंट ईयर से पहले वाले 10 सालों में किन्हीं भी 2 बार आपको क्या करना है? रेसिडेंट कहलवाना है इंडिया का। अब अगर रेसिडेंट कहलवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात,
रिलीवेंट ईयर से पहले वाले 10 सालों में किन्हीं भी 2 साल आप लोग बेसिक कंडीशन को पूरी करते हो। इसका मतलब कि हमें हर साल के लिए बेसिक कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। बेसिक कंडीशन, अब मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो है 1920, इससे पहले वाला साल कौन सा है 18-19, 17-18, 18-19 में आप ए कैटेगरी वाले बंदे हो, 17-18 में आप बी कैटेगरी वाले बंदे हो, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ए कैटेगरी के हो तो ए वाली कंडीशन से चेक कर लो, बी कैटेगरी के तो बी वाले से चेक कर लो, पर आपको 2 बार बेसिक कंडीशन पूरा करना क्या है, जरूरी है। ये चीज हमें देखनी है। और इसके बाद एडिशनल कंडीशन नंबर 2 क्या है? एडिशनल कंडीशन नंबर 2 आपकी ये बोलती है कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 सालों में 730 दिन आपका इंडिया में रहना कंपलसरी है। तो ये हमने पूरी करी थी हमारी कंडीशन यहाँ पर। अब मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ नोट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो क्या है? पहला नोट आपके सामने ये है, फॉर काउंटिंग ऑफ डेज, डे ऑफ लीव एंड डे ऑफ एंटर बोथ टू बी इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या सर? हमें समझ में नहीं आया, आप हमें बताइए। तो देखिए, हम ये डेज फाइंड आउट करेंगे ना कि एक बंदा इंडिया में कितने दिन रहा, 182 डेज काउंट करना जरूरी है हमारा। बिल्कुल सही है। मान लीजिए एक बंदा जो है, एक बंदा वो कब गया है? वो 25, जो एक पर्सन है वो 25 में 2019 को इंडिया से बाहर जा रहा है। ठीक है, 25 मई 2019 को वो इंडिया से बाहर जा रहा है, और वो 26 अगस्त 2019 को वो कब आया? इंडिया से, वो बाहर से इंडिया आया। ठीक है, यहां से वो जा रहा है, यहां से यहां पे वो आ रहा है। तो ये जो दिन है ना 25/5/2019, ये जो दिन है, ये वाला जो दिन है, ये माना जाएगा कि वो कहां पे रहा है? वो इंडिया में रहा है। मतलब कि मैं बोल सकता हूं 1 अप्रैल 2019 से लेके 25/5/2019 तक वो कहां पर रहा है? वो इंडिया में रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं 26/8/2019 के बाद से वो आया, और इसके बाद से वो कभी भी बाहर नहीं गया, तो 26/8/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक वो कहां पे रहा? इंडिया में रहा। सर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दिन है, डे ऑफ लीव, जिस दिन आप छोड़ के जा रहे हो और जिस दिन आप इंडिया में आ रहे हो, इन दिनों को आपको क्या करना है? काउंट करना है। मतलब इनको हम मानेंगे कि इन दिन वो इंडिया में ही रहा है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात को बोलूं आपके कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर इस व्यक्ति का निकालना है कि ये कितने दिन इंडिया में रहा, तो ये इंडिया में कितने दिन रहा? 1 अप्रैल 2019 से लेके 25/5/2019 तक। तो अप्रैल में कितने डेज हो गए? ठीक है, इसका सिंपल सा एक स्टेटमेंट बना लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, इसकी एक सिंपल सी स्टेटमेंट बना लें आप। यहां पे हम लेंगे क्या? मैं छोटा सा लिख रहा हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड यू मार्च। ठीक है जी, ये कौन सा हमारा? अप्रैल है 2019। तो अप्रैल 2019, मई 2019, जून 19, जुलाई 19, अगस्त 19, सितंबर 19, अक्टूबर 19, नवंबर 19, दिसंबर 19, जैन 20, फेब 20, मार्च 20। ठीक है, इंडिया वो कब गया? इंडिया से बाहर कब गया? वो 25/5/2019 को। इसका मतलब कि अप्रैल में तो वो इंडिया में ही रहा ना। हाँ, तो अप्रैल के पूरे 30 डेज वो कहां पे रहा है? इंडिया में रहा है। बात करें मई में वो गया है, कौन सी तारीख को गया है? 25 तारीख को गया है, पर फिर भी हम बोलेंगे कि 25 दिन वो कहां पे रहा है? पूरे के पूरे इंडिया में रहा है। काउंट कर लें आप अप्रैल के डेज, फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 क्या काउंट करा जाएगा क्या? हाँ, डे ऑफ लीव जो है वो भी काउंट करा जाएगा। इसका मतलब मई के मंथ में वो कितने दिन रहा है? 25 दिन रहा। अब वो आया कब है लौट के? 26 अगस्त को आया। तो क्या जून में वो इंडिया में रहा? नहीं। क्या जुलाई में इंडिया में रहा? वो नहीं। अगस्त में? हाँ, लौट के आ गया अगस्त में। पर कब आया? 26 तारीख को आया। इसका मतलब अगस्त के कितने डेज वो इंडिया में रहा है? 26 काउंट करा जाएगा। डेट ऑफ एंटर विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। 26
27, 28, 29, 30, 31। इट मीन्स अगस्त के कितने डेज? 6 डेज हो रहा है, और इसके बाद वो कभी गया ही नहीं है, इसका मतलब वो इंडिया में ही रहा है। तो सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जैन के 31, फैब जो था वो कितने 29, 2020 आपका लीप ईयर था, और मार्च के कितने 31। तो अगर हम देखें इंडिया में कितने डेज रहा है वो, तो 30 प्लस 25, 55, 55 प्लस 6, 61, 61 प्लस 30, 91, 91 प्लस 31, it will give you 122, 122 plus 30, 152, 152 plus 31, 183, 183 प्लस, इसको हम कंबाइन कर लेते हैं, 60 हो जाएगा। तो 183 प्लस 60 विल गिव यू 243, और 243 प्लस 31 विल गिव यू 274। तो 274 डेज आप कहाँ पे रहे हो? प्रीवियस ईयर में आप इंडिया में रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपको बोला गया है कि डे ऑफ लीव एंड डे ऑफ एंटर बोथ टू बी इंक्लूडेड। तो वो हमने इंक्लूड कर लिया ना? हाँ जी, वो हमने इंक्लूड कर लिया। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है आपका? स्टे इन इंडिया मे बी कंटिन्यूस और नॉट, मतलब कि बार बार आओ बार बार जाओ, कंटिन्यूस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 दिन रुके फिर चले गए, फिर 4 दिन रुके इंडिया में फिर चले गए, फिर 20 दिन रुके फिर चले गए। तो ये 182 डेज, 730 डेज, 365 डेज, ये कंटिन्यूएशन में होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आप टुकड़े टुकड़े, जैसे यहाँ पे देखिए ना, हम 30 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर गायब हो गए, फिर 6, तो टुकड़ों में भी चलेगा, कंटिन्यूएशन में रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टे इन इंडिया मे बी एट वेरियस प्लेसेस, मतलब कि आप इंडिया में कहीं पे भी रुकें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इंडिया में आप कहीं पे भी रुकें, आप कहीं किसी भी स्टेट में रुकें, कहीं भी रुकें आप इंडिया में, उससे हमें फर्क नहीं है, पर इंडिया में रुकना आपका क्या है? जरूरी है। ठीक है जी, ओके सर। लास्ट पॉइंट बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं एंड इफ यू आर वर्किंग एज अ क्रू मेंबर, देखो जब हम इंडियन शिप में काम करते हैं एज अ क्रू मेंबर, तो आपके पास कॉल आती है कि इस दिन जो है वो आपकी शिप जो है वो आपकी जाएगी, 3-4 महीनों में, 6-7 महीनों में वापस लौट के आएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप शिप में एज ए एंटर करते हो कि भाई अब हमारी शिप जो है जाएगी, ऑन दैट डेट यू साइन अप पर्टिकुलर रजिस्टर। उस डेट को हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, उसको हम ज्वाइनिंग बोलते हैं। फिर आपकी शिप गई मस्त मजे से, आप 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, अब आप लौट के आ गए अपने इंडिया, आप लौट के आ गए, और लौट के आने के बाद अब आप शिप को छोड़ के जा रहे हो, तो यहाँ पे आप फिर से साइन करते हो, इसको हम बोलते हैं साइनिंग ऑफ। मतलब अब आपने शिप को छोड़ दिया, तो आप ध्यान देंगे टाइम ऑफ ज्वाइनिंग से साइनिंग ऑफ तक का ये पीरियड आपका इंक्लूड नहीं करा जाएगा, ये पीरियड आपका इंक्लूड नहीं करा जाएगा। मतलब जिस दिन आपने साइन करा है कि भाई मैं आज शिप में एंटर हो रहा हूँ, यहाँ से लेके आप बस घूम फिर के आए शिप में, शिप बड़े अच्छे से घूमी फिरी, फिर जब आप आ गए वापस इंडिया, जब आप साइन ऑफ कर रहे हो, तो इतने जो डेज हैं ये काउंट नहीं करे जाएंगे। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे हमने कहा था डे ऑफ लीव एंड डे ऑफ एंटर, वो इंक्लूड होगा। पर इंडियन सिटीजन अगर क्रू मेंबर में काम कर रहा है वो एज ए इंडियन शिप, तो उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ व्हाट लीविंग इंडिया एंड डेट ऑफ एंटरिंग इंडिया वो ज्वाइन नहीं करा जाएगा। बीच के डेज तो हम वैसे भी नहीं ले रहे। देखो आप इंडिया गए थे किस दिन? 25 तारीख को, और आए कब लौट के? 26 को। तो बीच के डेज हमने काउंट करे क्या? नहीं करे, वो तो काउंट ही नहीं करे, क्योंकि उस दिन तो आप इंडिया में रहे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जिस दिन आपने ज्वाइन करा कि भाई आज मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो क्या ये वाला दिन जो है मेरा, जिस दिन मैं इंडियन शिप में ज्वाइन कर रहा हूँ, तो क्या ये वाला दिन मेरा ऐसा माना जाएगा कि मैं इंडिया में रहा हूँ? नहीं। मान लेते हैं 25/5/2019 को ही मैंने क्या करा है? ज्वाइनिंग कर रहा हूँ मैं आज, कि भाई आज मैं इंडियन शिप में एंटर हो रहा हूँ, अब हम जाएंगे लंबे समय के लिए, फिर वापस लौट के आएंगे। तो 25/5/2019 जो है वो मेरा इंडिया में स्टे काउंट के लिए वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर हम गए आराम से शिप विप में गए, मैंने काम वाम करा, मैंने मरीन चलाई खूब, फिर हम वापस लौट के आ रहे हैं। किस दिन लौट के आ रहे हैं? 26/8/2019 को। तो मैं साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ शिप से कि देखो आज लौट के आ गए हम, तो ये जो दिन है 26/8/2019 इसको भी काउंट नहीं करा जाएगा आपका। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ अच्छे नोट्स, कुछ नोट्स हैं विच इज रिलेवेंट टू योर इंडिविजुअल टॉपिक, और ये बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में, तो ये नोट्स आप अच्छे से नोट डाउन कर लें।